यस, गुड मॉर्निंग साथियों। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को समझने का प्रयत्न करेंगे और वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस, संधिवात। कॉमनली 3 आर्थराइटिस हम समझते हैं, एक ऑस्टियोआर्थराइटिस, एक रोमेटॉइड आर्थराइटिस, एक पॉलीआर्थराइटिस एंड गाउट। ऐसे 4 जो डिसीज हैं, ये सारे मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स के साथ जुड़े हैं और ये सारे रोग बड़े क्रॉनिक एंड ट्रबलसम है। इसको अगर हम सीधी सादी भाषा में समझें तो संधिवात, आमवात और गठियावात, हिंदी में इसको गठियावात कहते हैं, गाउट को। सबसे महत्व की बात हमें ये समझना है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस और रोमेटॉइड आर्थराइटिस, इसमें बहुत बड़ा बेसिक फ़र्क है। ऑस्टियोआर्थराइटिस इज ए डीजनरेटिव डिसीज विथ बिग जॉइंट्स, जबकि रोमेटॉइड आर्थराइटिस है वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है। बहुत बार इसमें बहुत लोग गलती कर बैठते हैं और दोनों को कुछ कुछ नियर बाय समझते हैं। ये सही नहीं है। रोमेटॉइड आर्थराइटिस का जो जेनेसिस है, उसकी जो उत्पत्ति है वो ऑटो इम्यून डिसीज से है। वो ऑटो इम्यून डिसीज है इटसेल्फ। और ऑटो इम्यून डिसीज जो होते हैं वो मसल्स और जॉइंट्स दोनों को इन्वॉल्व करते हैं। उसके बारे में अपन कल सविस्तार बात करेंगे, ऑटो इम्यून डिसीज के बारे में, यानी कि रोमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में। रोमेटॉइड आर्थराइटिस किसी भी हो सकता है, किसी बच्चे को भी हो सकता है, यंग को भी हो सकता है, कोई भी है, क्योंकि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स कैन हैपन एनी एज। ऑस्टियोआर्थराइटिस का ऐसा है, ऑस्टियोआर्थराइटिस करीब 40 के बाद देखने को आता है, क्योंकि आर्थराइटिस जो है संधिवात, सादी भाषा में बोले सांधों का वात, तो जो आपके जो बिग जॉइंट्स हैं, जैसे नी जॉइंट्स हैं, उसका जो कुशन है, उस कुशन को हम कार्टिलेज कहते हैं। वो कार्टिलेज जब डैमेज होती है तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस निर्माण। तो कार्टिलेज डैमेज जो होना है, उसके कारण क्या है? कार्टिलेज डैमेज होने के काफ़ी कारण है। सबसे पहला कारण वहाँ की जो साइनोवाइल कैप्सूल होती है घुटने में, वो साइनोवाइल कैप्सूल का जो इनसाइड जो फ्लूइड है, साइनोवाइल फ्लूइड, वो साइनोवाइल फ्लूइड आपका अगर कम हो गया, ड्राई हो गया, तो वो जो साइनोवाइल कैप्सूल जो है वो सारी ड्राई हो जाती है और वो कार्टिलेज को ड्राई कर देती है और वहाँ से डीजनरेटिव डिसीज ऑफ नी जॉइंट शुरू होता है। उसको सिंपल भाषा में ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। डायबिटिक पेशेंट को जल्दी होने के चांस हैं। जो ओवरवेट है उसको 40 के बाद, 50 के बाद ऑस्टियोआर्थराइटिस देखने को आया है। ऑस्टियोआर्थराइटिस जनरली एज के साथ काफ़ी जुड़ा हुआ है, क्योंकि एज के साथ आपका वाटर इनटेक कम हो जाता है और वाटर इनटेक कम होने से और एसिडिक खाने से कार्टिलेज डैमेज होना आम तौर पे देखा गया है। मैंने एक बात हजारों पेशेंट में बहुत कॉमन देखी है। जिस व्यक्ति को लॉन्ग स्टैंडिंग एसिडिटी है, पित्त है
और वो पित्त को कैसे भी सप्रेस कर रहा है एंटासिड लेके या किसी भी प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स करके, और पित्त को पूरा नहीं निकाल रहा है, उस व्यक्ति का जो पित्त है, उस व्यक्ति का जो डिपॉजिटेड एसिड्स है, वो एसिड सारे परकोलेट होते हैं जॉइंट्स में। यूरिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड है, प्यूरिक एसिड्स है, ये सारे जो एसिड्स हैं वो आपके शरीर में से अगर आपने नहीं निकाले और वो एसिड्स बने रहे शरीर में, तो डेफिनेटली एट द एज ऑफ 40-50 those acids percolate and take place in the cartilage, और फिर वहाँ से ऑस्टियोआर्थराइटिस की शुरुआत होती है। कुशन आपका जो दोनों जॉइंट्स के बीच में है, जो कार्टिलेज है, वहाँ एसिड्स जमा होके एसिड एक्यूमुलेट होके कार्टिलेज को डैमेज कर देते हैं, और कार्टिलेज डैमेज होते ही फिर दर्द शुरू होता है। फिर दोनों जो जॉइंट्स हैं वो एक दूसरे से टकराते हैं, एक दूसरे से फ्रिक्शन करते हैं और सीवियर पेन शुरू हो जाता है। तो क्या करना है? सबसे पहली बात एसिड्स कम करना है। साइमल्टेनियसली, ये एक बड़ी आश्चर्यजनक बात मैं आपको बताता हूँ, पहला काम करना है पेन किलर बंद करना है। जब व्यक्ति ऑस्टियोआर्थराइटिक पेन वाला या कोई भी पेन है बॉडी में, पेन किलर लेने से आपको पेन नहीं है ऐसा आपको फील हो रहा है, अंदर का जो फ्रिक्शन है वो कंटिन्यूस है, आपको उसका यू आर हाइडिंग योर सेल्फ फ्रॉम द पेन, यानी अंदर फ्रिक्शन चल रहा है। ऑन अकाउंट ऑफ पेन किलर इट्स नॉट प्रोवाइडिंग यू पेन, ऑन अकाउंट ऑफ पेन किलर यू आर नॉट फेसिंग पेन। अब आप पेन फेस नहीं करोगे तो आप अपना चलना नहीं सुधारोगे, अपना पोस्चर नहीं सुधारोगे, तो वो जो फ्रिक्शन है, वो जो डीजनरेटिव प्रोसेस है, वो और आगे चली जाती है, यानी और वो एक्यूट लेवल पे और लेटर ऑन क्रोनिक लेवल पे पहुंच जाती है। तो सबसे पहली बात ये कि ऑस्टियोआर्थराइटिस या रोमेटॉइड आर्थराइटिस या कोई भी इस प्रकार का जो पेन है, उसमें जो नसिया ड्रग लेते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी जो पेन किलर्स लेते हैं, वो पेन किलर कंटिन्यूसली लेने से आप आपके इंडिकेटर्स को तोड़ देते हो। पेन के जो इंडिकेटर्स हैं, जो सिग्नल्स हैं, वो तोड़ देते हो। जॉइंट्स का डिटोरिएशन चालू है, यू आर नॉट विटनेस ऑफ डिटोरिएशन, दैट इज वेरी डेंजरस। जब आप पेन किलर नहीं लेते हो, यू आर विटनेस ऑफ पेन, यू आर पार्टी ऑफ पेन, यू आर फीलिंग ऑफ पेन। अगर आपको फील हो रहा है, आप विटनेस हो पेन के, तो आप कुछ उसका इलाज करोगे, आप कुछ उसके बारे में सोचोगे, आप कुछ अटेंड करोगे आपके प्रॉब्लम्स को। पेन किलर लेने से साथियों सबसे बड़ा नुकसान ये है, वी आर नॉट अटेंडिंग आवर प्रॉब्लम्स प्रॉपरली, वी आर नॉट लुकिंग आफ्टर आवर सेल्फ प्रॉपरली। इसलिए पहली बात है, हमें अर्थराइटिक पेशेंट को या जिसको पेन है, रोमेटिक पेन है, अर्थराइटिस है, पेन किलर बंद करना है। तो आपको महसूस होगा किस प्रकार का पेन है, कब पेन होता है, कौन सी स्थिति में ज़्यादा होता है, चलने से ज़्यादा होता है, कौन से गलत पोस्चर में ज़्यादा होता है। वो सारा पेन का हिस्ट्री और पेन का ज्योग्राफी आपके सामने खुलना जरूरी है। अगर पेन का ज्योग्राफी हिस्ट्री आपके सामने खुला नहीं होगा, आप जस्ट ब्लाइंडली पेन किलर लेते रहेंगे, आप आपके सांधों को सर्जरी के लिए पूरे प्रिपेयर कर दोगे। फिर आपके सांधे इतने बुरी तरह डिटोरिएट हो जाएंगे, जिसको कहते हैं इरिवर्सिबल हो जाएंगे, क्योंकि वो पूरे जब घिस जाते हैं, पूरी अगर कार्टिलेज ख़त्म हो गई है, जॉइंट्स भी आपस में घिसने लगे हैं, इट्स ए इरिवर्सिबल डैमेज। तो इरिवर्सिबल डैमेज आपने इनवाइट किया ऑन अकाउंट ऑफ पेन किलर। सो नंबर 1 फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट,
Important thing is, please avoid any kind of painkiller, whether it is allopathy painkiller or Ayurvedic painkiller or anything. You just face pain, you observe pain, you learn pain, you understand pain, the character of the pain, then you will be able to find out the ways out. तो सबसे पहली बात अपने को पेन किलर बंद करना है। दूसरी बात, एसिडिटी का संबंध डायरेक्टली है, बॉडी में से एसिड्स निकालो। सारे एसिड्स जब आपके फ्लूइड में आते हैं, आपकी जीआई ट्रैक में आते हैं और उसको नहीं निकालते हो, वो एसिड्स फिर आपके ब्लड में आके ब्लड उसको भेज देती है कैविटीज़ में। कौन सी कैविटीज़? ये जॉइंट्स नाम की कैविटीज़। क्योंकि बॉडी वुड नेवर लाइक टू कीप दोज एसिड्स इन द ब्लड स्ट्रीम, अदरवाइज दैट ब्लड स्ट्रीम ऑलवेज रोटेट एवरीवेयर फ्रॉम योर सेरेब्रल टू टो, तो उससे बड़ा नुकसान हो सकता है आपको। तो इट्स ए बॉडीज ओन सेल्फ मैकेनिकल, सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म। वो बॉडी का सेल्फ मैकेनिकल जो डिफेंस मैकेनिकल सिस्टम है, वो उन एसिड्स को जॉइंट्स में छोड़ देती है, जॉइंट्स की ओर उनको पुश कर देती है। तो आर्थराइटिक पेशेंट वाले को एसिडिटी होती है 99%, उसको वो एसिडिटी से मुक्त होना है, उसको अल्कलाइन डाइट लेना है। वो क्या डाइट लेना है वो अपन बाद में सोचेंगे, लेकिन आज अभी मोटी बात यह है कि उसको एसिडिटी को हटाना है, अल्कलाइन फ्लूइड, अल्कलाइन डाइट लेना है। तीसरी बात बड़ी महत्व की, आर्थराइटिक पेशेंट अगर ओबेस हैं, ओवरवेट के साथ ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो उसको ज़्यादा घूमना नहीं है। अगर वो ज़्यादा चलेंगे उसके जॉइंट्स और डैमेज होंगे। उसको बेड के ऊपर सोते सोते, जैसे बच्चे कैसे चलाते हैं अपने पैर, ऐसे चलाना है। अगर आपका वेट है इतना सारा, क्योंकि आपके नी जॉइंट्स वो आपके बॉल बेरिंग हैं। अगर नी जॉइंट्स के ऊपर आप अपना 80 किलो वजन, 100 केजी वजन लेके आप चलोगे, आप आपके नी जॉइंट्स बहुत जल्दी ख़राब करोगे। तो वेट तो कम करना है। अब वेट आपका सडनली कम नहीं होने वाला है, 10 किलो 5 किलो, उसको टाइम लगेगा। तो जो आर्थराइटिस के पेशेंट है वो ज़्यादा चलते हैं, वो गलत बात है। उनको सोकर चलना है, सोते सोते चलना है, पैडलिंग करना है सोते सोते, बैक के ऊपर सो के, उसको योगासन करना है, उसको चलने का, या उसको जिसको कहते हैं ना वो वॉकर के ऊपर अपन चलते हैं, वो सारी बातें अच्छी नहीं है। तीसरी बात, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, वार्मिंग अप एक्सरसाइज आर्थराइटिक पेशेंट के लिए बहुत सही है। डाइट क्या होना है? तो सबसे पहले उनको अल्कलाइन डाइट लेना है। अल्कलाइन डाइट यानी सुबह में वो जिंजर वाटर लें, लेमन वाटर लें, उसमें जिंजर डाल के, हनी डाल के। 8 बजे फ्रूट्स लें, कैरेट्स लें। कैरेट्स आर वेरी गुड। कैरेट में आर्थराइटिस के ठीक करने का उसका जो कैरोटीन है, विटामिन ए है, और उसका जो अल्कलाइनिटी है, वो जॉइंट्स के लिए बहुत सही है। तो कैरेट जूस ले सकते हैं, और कोई वेजिटेबल्स जूस ले सकते हैं, सारे मिक्स वेजिटेबल जूस ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, वॉलनट और आपके फ्लैक्सीड, D3 और विटामिन डी और कैल्शियम, ये आर्थराइटिक पेशेंट को काफ़ी मात्रा में लेना चाहिए। और वो सारा सुबह में नाश्ते में आप सारे सीड्स लो। कुछ आर्थराइटिक पेशेंट को मैंने देखा है, ब्रश करके सुबह पानी पी के 1 घंटे के बाद तिल लेने का, ब्लैक तिल, जो ओरिजिनली जो ब्लैक तिल आते हैं, वो 1 टेबल स्पून चबाने का, चबा के खाने का। तो ब्लैक तिल में बहुत सारा D3 और कैल्शियम होता है। और उसके उपरांत ब्लैक तिल जो है वो आपके जॉइंट्स की कार्टिलेज जो है उसको भी हील करता है। उसके बाद पानी नहीं पीना है आधे घंटे तक मिनिमम। ब्रेकफास्ट में भी आप ले सकते हो, जैसे मैंने कहा फ्लैक्सीड ले सकते हो,
सनफ्लावर सीड ले सकते हो, आप पम्पकिन सीड ले सकते हो, आप ये वाटरमेलन सीड ले सकते हो, वॉलनट, बादाम, भिगोई हुई मूंगफली यानी कि ग्राउंडनट, ये सारी चीज़ें आप फ्रूट के साथ खाइए। एक ही बात रखना है, जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट है, जिसकी अपन कल डिटेल में बात करेंगे, उसको खट्टे फल नहीं खाना है। लेकिन ऑस्टियो आर्थराइटिस जो है, जो कि बड़े जॉइंट्स में होता है, जो कि मैक्सिमम नी जॉइंट्स को अफेक्ट करता है, वो ऑस्टियो आर्थराइटिस में आप सब प्रकार के फ्रूट्स खा सकते हो, कोई भी फल खाइए, सब प्रकार के सीड्स खा सकते हो ब्रेकफास्ट में, लंच में, इन बिटवीन ब्रेकफास्ट और लंच यू कैन हैव ग्रीन जूस, वो भी बहुत अल्कलाइन है। यू कैन हैव स्पिनच, यू कैन हैव कोरिएंडर जूस, यू कैन हैव शेपू की भाजी का जूस, यू कैन हैव एनी डैम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो है वो आपके अर्थराइटिस के लिए अच्छी है, क्योंकि वो बहुत अल्कलाइन है। जितना अल्कलाइन लेंगे, अल्कलाइनिटी बढ़ेगी, आपका जॉइंट्स का एसिडिटी और जॉइंट्स में जो डिपॉजिट हुए हैं एसिड्स, वो जल्दी बाहर निकलेंगे। जितना आप अल्कलाइन डाइट लेंगे, आपकी कार्टिलेज हील होने का चांस बढ़ेगा। दोपहर को आप रोटी सब्जी और सलाद खा लीजिए, बटर मिल्क ले लीजिए, कभी कभी गार्लिक ले लीजिए, उसको थोड़ा सा कोई तिल के ऑयल में रोस्ट करके। 4 बजे आप कोकोनट वाटर लीजिए या शुगर कैन जूस लीजिए या कोई जूस लीजिए या फ्रूट्स लीजिए, और रात को भाकरी और सब्जी और थोड़ा सा पपैया अगर मिल गया, पपीता, तो ले लीजिए, नहीं मिला तो वेजिटेबल्स, लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड भाकरी। रात को गर्म पानी, जिंजर वाटर, ऐसा सीधा साधा डाइट आप लीजिए। प्रोटीन अर्थराइटिस पेशेंट को कम लेना है। प्रोटीन का जो डाइट है, पर ग्राम, आपका वेट अगर 60 kg है तो पर केजी ½ ग्राम जितना प्रोटीन चलेगा। एक्सेस प्रोटीन से हमें बचना है, एक्सरसाइज खूब करना है, और पोस्चर आपका सही होना चाहिए। ये सारे साथियों, ये सारे जो मस्कुलोस्केलेटल जो डिसीज़ हैं, उसमें पोस्चर का बहुत बड़ा अपना एक स्थान है। अगर गलत पोस्चर है, आप वो कार्टिलेज को डैमेज होने में मदद करते हैं। जिंक का डाइट भी देखा गया है, एक डॉक्टर स्मिथ ने ये अपना रॉयल मेडिकल कॉलेज ऑफ लंदन में एक्सपेरिमेंट्स किया था। जिंक का कैप्सूल दिया एंड ही सेड ही फाउंड दैट इट्स गुड फॉर ऑस्टियोआर्थराइटिस पेशेंट। तो जिंक, वैसे आज की तारीख में तो आप सब जिंक के बारे में बहुत सारा सोचते हो और खाते हैं। इवन अपना ये जो इन्फेक्शन के लिए भी अपन विटामिन सी और जिंक की काफ़ी बातें करते हैं। तो जिंक और विटामिन सी ये आपके अर्थराइटिस के लिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए काफ़ी सही डाइट है। इसमें एक और बात है कि एक्सरसाइज जो है वो जर्क से नहीं करना है, ज़्यादा जर्क नहीं लगना चाहिए जॉइंट्स को। मैक्सिमम आपकी एक्सरसाइज जो है वो सुपाइन पोजीशन में करनी चाहिए, पर्टिकुलरली आर्थराइटिक पेशेंट को। और रोज़ तिल का तेल, उसमें 6-7 गार्लिक डाल के उसको उबाल के वो तेल दोनों नी जॉइंट के ऊपर आप लगाइए, सेल्फ मसाज करिए। सेल्फ मसाज कोई दूसरा करेगा, फिर से वहाँ पे स्ट्रेचिंग एक्स्ट्रा हो जाएगा, तकलीफ हो सकती है। सेल्फ मसाज विथ तिल ऑयल एंड गार्लिक, तिल का तेल और गार्लिक उबाल के रख दीजिए एक बॉटल में, वो ख़राब नहीं होता है। तो नहाने से पहले दोनों नी जॉइंट्स, एंकल जॉइंट्स, जहाँ पेन है वहाँ थोड़ा सा 10 मिनट मलिए और बाद में आप स्नान करिए, इससे भी आपको फ़ायदा होता है। वाटरमेलन के जो सीड्स हैं वो अर्थराइटिस में अच्छे हैं, खाने चाहिए। ये सारे जो सीड्स हैं वो एम्प्टी स्टमक लेने चाहिए, यानी कि सुबह में फ्रूट्स के साथ, वाटरमेलन के सीड्स, मस्क मेलन के सीड, और उसको भी आप पहले वो सीड्स खाइए।
बाद में आप फल खाइए या लास्ट में वो सीड खाइए। वो 1 टीस्पून वाटरमेलन सीड इज़ गुड इनफ पर डे। उसमें बहुत सारा जिंक होता है, सेलेनियम होता है, पोटेशियम होता है, क्योंकि वाटरमेलन में भी पोटेशियम बहुत होता है, तो उसके सीड्स में भी पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, काफ़ी अच्छे हैं। और पुराने दिनों में अगर आपको याद हो तो वाटरमेलन सीड्स को मगज कहते थे। ब्रेन टॉनिक भी है, तो ब्रेन टॉनिक एंड बोन टॉनिक, वाटरमेलन सीड्स आर ब्रेन टॉनिक एंड बोन टॉनिक। तो साथियों, ड्रम स्टिक हर आदमी आजकल जानता है। ड्रम स्टिक में आपने देखा होगा कि वो जो ड्रम स्टिक में एक प्रकार का बीच में ऐसे नोट्स होता है, वो नोट्स बता रहा है कि उसके अंदर आर्थराइटिस को रिपेयर करने की, रोमेटॉइड और आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस की बहुत प्रॉपर्टीज़ है। ड्रम स्टिक का सूप आप ले सकते हो, इट्स रियली ब्लेसिंग डाइट है। ड्रम स्टिक्स का सूप और ड्रम स्टिक का वेजिटेबल्स वो आपको लेना चाहिए, पर्टिकुलरली आर्थराइटिक पेशेंट को। उसके अंदर भी बहुत सारा D3 है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, और उसका जो फाइबर है वो भी बहुत उच्च श्रेणी का है। ड्रम स्टिक का उपयोग हमें करना चाहिए। ये जो सारे सीड्स है वो ड्राई लेना चाहिए, और ख़ास करके आपका ये जो है फ्लैक्सीड को थोड़ा सा आप रोस्ट कर लीजिए। रोस्ट करने से फ्लैक्सीड का जो D3 है वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है। आप सबको ध्यान में होगा, जैसे कोई भी चीज़ ऑयल सीड्स को जब रोस्ट करते हैं तो उसके अंदर का जो ऑयल है वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। तो पर्टिकुलरली ये फ्लैक्स सीड का जो ऑयल है वो कॉन्सेंट्रेट होके D3 उसमें ज़्यादा आपको मिलेगा। और दूसरी बात, खाने में भी वो थोड़ा सा पैलेटेबल होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें गंगा स्नान की तरह नहीं करना है। आज मैंने फ्लैक्स सीड खा दिया 15 दिन में एक दिन और मेरा कल्याण हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ऑल दिस थिंग्स वी शुड कंटिन्यू डेली, मेक इट एज ए लाइफ, पार्ट ऑफ लाइफ। हर रोज़ या ऑल्टरनेटिवली फ्लैक्स सीड आपको लेना है, और वो तब आप ले पाएंगे जब थोड़ा वो पैलेटेबल भी हो, थोड़ा वो ईटेबल भी हो। तो थोड़ा रोस्ट करने से उसकी पैलेटेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ठीक है साथियों, बाहर का खाना कम खाना है, ज़्यादा एसिड्स नहीं खाना है, और मस्टर्ड ऑयल जो है वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसा ज़रूर नहीं कि तिल का तेल कुछ जगह नहीं मिलता है, कुछ जगह बहुत, यूपी साइड में, MP साइड में, राजस्थान में मस्टर्ड बहुत होता है, अपना राई का तेल। तो मस्टर्ड के ऑयल का भी गार्लिक डाल के आप जॉइंट्स की मसाज करिए, जहाँ रोग होता है, यहाँ पेन है वहाँ लगाइए। और एक बहुत, अगर आपको एक्यूट पेन है, ये सारा तो करना ही है एज ए प्रिवेंटिव एंड एज ए थेराप्यूटिकल, एज ए क्यूरेटिव ऑल्सो। लेकिन कभी कभी एक्यूट पेन है, तो एक्यूट पेन में यू कैन मेक मस्टर्ड पैक्स। सिंपल है, मस्टर्ड जो सीड्स हैं राई के, उसका पाउडर कर दो, उसमें थोड़ा तेल भी डालो, थोड़ा सा उसके अंदर उसको पकड़ने के लिए उड़द का आटा डाल के उसका एक पेस्ट बनाओ, वो आपके जॉइंट्स के ऊपर लगा दो, थोड़ा सा गरम गरम, स्किन को न जले वैसा, वो रात को लगा के उसके ऊपर बांध दो। उसको कहते हैं मस्टर्ड पैक्स। वो मस्टर्ड पैक्स से हमने देखा है हजारों पेशेंट में, वो लगाने से ही पेन कम हो जाता है। इट्स ए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट एंड पार्शियली क्यूरेटिव ट्रीटमेंट। इसके साथ साथ वेट तो कम करना बहुत ज़रूरी है। ये एक बहुत गलत बात होगी कि मैं मस्टर्ड का पैक्स रोज़ लगाती हूँ या लगाता हूँ और खाना कुछ भी खाऊंगी, कसरत नहीं करूँगी, कुछ नहीं होगा। इट्स अ सपोर्टिव हाईवे टू द osteoarthritis cure is your diet to be changed. Your diet make alkaline. Your exercise every day, twice in a day, you should attend exercise. You should have exercise.
and you should eat alkaline food maximum. Simultaneously you apply mustard packs over knee joints और any joints. साथियों, कल अपन डिटेल में रोमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करेंगे, क्योंकि रोमेटॉइड आर्थराइटिस इतना ज़्यादा फैल रहा है और यंग लोगों को भी, बच्चे को भी मैंने देखा है 18 साल 16 साल कोई भी उम्र में ऑस्टियो आर्थराइटिस फिर भी 50 के बाद ज़्यादातर देखने को आया है। उसको भी हमें अटेंड करना है और वो काफ़ी हद तक अगर आप शुरुआत से अटेंड किया, उसको ट्रीट किया, ऑस्टियो आर्थराइटिस आप ट्रीट कर सकते हैं, ठीक हो सकते हैं। इसमें डाइट, एक्सरसाइज एंड वेट, जिसका वेट ज़्यादा कम है और उसको ऑस्टियो आर्थराइटिस है, यू हैव टू बी मोर केयरफुल वाइल ट्रीटिंग दोज टाइप ऑफ पेशेंट। जिसका वेट कम है और ऑस्टियो आर्थराइटिस है, मतलब उसके बॉडी में बहुत एसिडोसिस है, उसके बॉडी में बहुत एसिड्स है, तो उसके शरीर से एसिड्स हटाने पड़ेंगे, उसके शरीर में बहुत सारा अल्कलाइनिटी डाइट देना पड़ेगा, बहुत सारी पॉजिटिव एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, पॉजिटिव माइंड बनाना पड़ेगा ऐसे पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। तो आर्थराइटिस इतना आप उसको इनक्योरेबल मत समझिए, शुरुआत में ट्रीट करिए, मेडिसिन का बिल्कुल उपयोग नहीं करना है, पेन किलर इज़ वर्स। हम सब स्वस्थ रहें, आर्थराइटिस को आने ही न दें और प्रिवेंशन के लिए हमें वीक में 1 से 2 बार सेल्फ मसाज करनी है। सीधा साधा तेल, सिंपल, यू कैन यूज़ एज ए तिल ऑयल और सरसों का तेल। और अगर प्रिवेंशन के लिए आप कर रहे हो तो गार्लिक का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर क्यूरेटिव एस्पेक्ट है पेशेंट के लिए तो गार्लिक का यूज़ करना उचित है। साथियों, अभी हमारे पास कुछ ही दिन है, शायद 31 तक हम बातें करते रहेंगे, बाद में बताऊंगा। तब तक हम घर पे रह के ठीक हो, आर्थराइटिस को भगाएं। अगर किसी को आर्थराइटिस आज भी कुछ 8-15 दिन है तुम्हारे पास, ज़्यादा सीवियर है, तो घर पे केवल फ्रूट डाइट पर रह के इस रोग को आप 80-90% भगा सकते हो, पूरे लगे रहे हुए 100% ठीक कर सकते हो। तो एज ए क्यूरेटिव मेजर, अगर बहुत प्रॉब्लम है, ओनली फ्रूट्स एंड सीड्स सारा दिन खाने का, ओनली फ्रूट्स एंड सीड्स, लंच भी फ्रूट्स, ब्रेकफास्ट भी फ्रूट्स, डिनर भी फ्रूट्स, सारे मिक्स फ्रूट्स, और उसके साथ सीड्स, ऑयल सीड्स सारे, तिल है और मूंगफली है, बादाम है, अखरोट है वो। तो ऐसा सघन डाइट लेने से भी आपको विदिन 3-4 डेज you are going to achieve results in osteoarthritis. समय का उपयोग करें। We are at home with multiple activities, so keep yourself fit and eat nice food, healthy food, happy food, even tasty food. ऐसा मत सोचिए कि हेल्दी फूड हमेशा टेस्टलेस होना चाहिए, नॉट एट ऑल। दैट इज़ एन आर्ट। हेल्दी फूड एंड टेस्टी फूड, दैट इज़ एन आर्ट। एंड आई एम वेरी श्योर you all are very intellectual and very good people. You will make healthy food, tasty food. स्वस्थ बने रहें और अपने साथ बने रहें। शाम को 8 बजे मिलेंगे, मन के बारे में सोचेंगे। नमस्ते, हैव ए गुड डे, थैंक यू।